नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं मेरठ के एक ओल्ड एज होम की इंचार्ज बनी थी। 3 दिन ही हुए थे कि मुझे वहाँ काम शुरू किए। जगह बहुत सुकून भरी थी। हर कोने में बीते वक्त की खुशबू और दीवारों पर अधूरी मुस्कानों की परछाइयाँ। मैंने सोचा था कि ये नौकरी मेरे लिए एक नया मोड़ होगी, लोगों की सेवा करने का, कुछ अच्छा करने का मौका। पर मुझे नहीं पता था सिर्फ 3 दिन में ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी जो मेरे दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाएंगी। उस दिन शाम के करीब 5 बजे थे। मौसम में हल्की ठंडक थी। मैंने सारे रूम्स का राउंड लिया ही था कि स्टाफ ने बताया, मैडम शर्मा जी आपको बुला रहे हैं। शर्मा जी 65 साल के एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में हर वक्त कोई अनकहा दर्द तैरता रहता था। मैं उनके कमरे में गई। सादा सा कमरा, पुरानी अलमारी और एक छोटी सी डायरी। उनके सिरहाने, उनकी मुस्कान की कोशिश की। बिटिया तुम नई इंचार्ज हो ना? मैंने सिर हिलाया। जी अंकल जी, आप कैसे हो? उन्होंने धीमे से कहा, अच्छा हूँ, बस एक काम है तुमसे। उन्होंने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला। पीला पड़ चुका था लेकिन साफ सुथरा था। जब मैं मर जाऊं तो ये खत मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। इसमें मेरा आखिरी पैगाम है। मैं थोड़ी असहज हुई। अंकल ऐसी बात मत कीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटिया जिंदगी से ज़्यादा जरूरी सच्चाई कुछ नहीं होती, और सच्चाई यह है कि मेरा पूरा वक्त पूरा हो चुका है। उनकी आंखें नम थी। मैंने लिफाफा लेकर अपनी फाइल में रख लिया। रात गहरी होती गई। आसमान में बादल थे और अचानक करीब 2 बजे फ़ोन आया। मैडम शर्मा जी नहीं रहे। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उन्हें गए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन वो लिफाफा अब मेरे लिए एक जिम्मेदारी बन चुका था। सुबह मैंने उनका रजिस्टर देखा। उनके बेटे का नंबर लिखा था, संदीप शर्मा, संपर्क। मैंने फ़ोन किया। उधर से किसी ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ मैं संदीप बोल रहा हूँ। मैंने बताया, आपके पिताजी का निधन हो गया है, क्या आप अंतिम संस्कार के लिए आ पाएंगे? कुछ पल सन्नाटा, फिर वो बोले, मैं अभी व्यस्त हूँ, कुछ मीटिंग से किसी को भेज दूंगा। और कॉल कट। मेरा दिल बैठ गया। ओल्ड एज होम के बाकी बुजुर्गों ने भी चुप्पी साध ली थी। किसी ने कहा उसका बड़ा बेटा नहीं था, पर बाप को यहाँ छोड़ गया था जैसे कोई बोझ हो। फिर भी मैंने वो खत संभाल कर रखा। अंतिम संस्कार हमने खुद किया, स्टाफ और 2-3 बुजुर्गों के साथ। शर्मा जी शांत हो चुके थे, पर उनका चेहरा जैसे कह रहा था, अब कोई मेरे सच बताए। 3 दिन बाद मैंने वो लिफाफा खोला नहीं, बस पोस्ट से भेज दिया। पता था श्री संदीप शर्मा, फेज 2, गुरुग्राम। मैंने सोचा चलो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खत मेरे लिए एक तूफान लेकर आएगा। खत पहुंचती अगले दिन शाम को एक बड़ी गाड़ी ओल्ड एज होम गेट पर आकर रुकी। सूट बूट में एक आदमी उतरा। महंगे चश्मे, महंगी गाड़ी और चेहरे पर बेचैनी। मैं संदीप शर्मा, मेरे पिताजी यहीं रहते थे। मैंने कहा, जी। अब वो हमारे बीच नहीं है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे उनका आखिरी खत मिला। उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्या आप जानते उसमें क्या लिखा है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो गहरी सांस लेकर बोला, उन्होंने लिखा है, बेटा जब तू ये खत पढ़े तो जरा इस ओल्ड एज में आकर उन आंखों को देखना जो रोज तुझे ढूंढती रही। अगर तूने अपने पिता की लाश को ना छुआ तो चलो किसी और बूढ़े के माथे पर हाथ रख लेना। शायद तब तुझे समझ आ जाए कि बुढ़ापा अपमान नहीं, इंसानियत की आखिरी परीक्षा है। मैं कुछ नहीं कह सकी। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। मैं आया नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपने आप से ना हार जाऊं। उस दिन उसने पूरे ओल्ड एज होम में घूम घूम कर हर बुजुर्ग से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठा, खाना खाया और जाते जाते बोला, अब मैं हर महीने यहाँ आऊँगा अपने पापा के नाम पर। उसके जाने के बाद मैं देर तक रोती रही। वो खत जिसने एक पिता की चुप्पी को आवाज़ दी थी, वो अब उस बेटे की आत्मा को झकझोर गया था। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। शर्मा जी बेटा संदीप, उसकी आंखों में जो पछतावा था वो मुझे अंदर तक हिला गया। जिंदगी का आईना दिखा देता है। शायद उस खत ने वही किया था। अगली सुबह मैं रोज की तरह बुजुर्गों के कमरे में चाय बांट रही थी कि अचानक वही आदमी फिर आ गया, संदीप। इस बार उसके चेहरे पर भारीपन था, पर चाल में विनम्रता। वो बोला, मैडम अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, रहना चाहते हैं मतलब? वो मुस्कुराया, हाँ मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। मैं अपने पिता को नहीं जान पाया, शायद दूसरों के पिता से कुछ सीख सकूँ। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई देखी। हमने उसे एक छोटा कमरा दे दिया, वही कमरा जहाँ कभी शर्मा जी रहते थे। वे वहाँ रोज बुजुर्गों के साथ बैठता, बातें करता, अखबार पढ़ता, सुनाता। धीरे धीरे सब उसे संदीप बेटा कहने लगे। एक शाम उसने मुझसे कहा, मैडम मैं सोच रहा हूँ इस ओल्ड एज होम का नाम बदल दूँ,
शांति निवास की जगह खुशबू घर रख देते हैं ताकि लोग यहाँ आकर रोए नहीं, मुस्कुराए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत सुंदर नाम है। धीरे धीरे उसने यहाँ के सारे खर्च खुद उठाने शुरू कर दिए। नई बिस्तर, नई टेबल, नई दवाइयाँ, और हर दीवार पर उसने एक बोर्ड लिखवाया, यहाँ कोई अकेला नहीं है। एक दिन दोपहर में वो मेरे पास आया और बोला, मैडम आपको पता है पापा मुझे हमेशा कहते थे बेटा अपने कर्म से पहचान बनाना, पर मैंने उनकी पहचान नहीं मिटा दी। अब मैं उन्हीं के नाम से कुछ बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको मौका मिला है, शायद ये आपके पापा की आखिरी दुआ थी। वो चुपचाप मुस्कुराया। कुछ हफ्ते बाद दिल्ली में बारिश शुरू हो गई। ओल्ड एज होम की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उड़ रही थी। संदीप हर महीने हर दिन बुजुर्ग के साथ खाना खाता, कभी उनकी दवा देता, कभी किसी के पुराने फोटो देखता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम आप यहाँ कितने समय से हैं? मैंने कहा, अभी तो कुछ महीने हुए हैं। वो बोला, आपको नहीं लगता हम लोग इन बुजुर्गों से ज़्यादा सीख सकते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, बहुत कुछ, बस हम सुनना नहीं चाहते। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर गई। आप सुनती हैं, इसीलिए सब आपसे बातें करते हैं, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा जहाँ आसमान में हल्की धूप उतर रही थी। समय बीतते गए। 3 महीने बाद खुशबू घर का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब यहाँ हर हफ्ते कॉलेज के बच्चे आते, बुजुर्गों से बातें करते, गाना सुनाते। संधि ने पूरे दिल्ली में एक छोटा सा अभियान शुरू किया, हर घर में दादा दादी जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन वायरल होने लगा। लोग अपने माता पिता को छोड़ने के बजाय ओल्ड एज होम आकर उनसे मिलने लगे। मुझे गर्व होता था कि मैं उस बदलाव की गवाह थी जो एक खत से शुरू हुआ था। एक दिन संदीप मेरे ऑफिस में, उसने कहा, मैं वापस राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं अब शर्मा फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ ताकि किसी पिता को अकेलेपन से मरना न पड़े। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने धीरे से कहा, आपके पापा जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, आपने वो खत पहुँचाया था ना? असल में आपने मुझे पहुँचाया। उस पल मुझे समझ आया, कभी कभी हम किसी के संदेश का सिर्फ माध्यम बनते हैं, पर वही माध्यम किसी की जिंदगी की दिशा बदल देता है। 1 साल बाद खुशबू घर में अब 70 से ज़्यादा बुजुर्ग रहते थे। हर कमरे में रंगता, हर दीवार पर फोटो। हर हफ्ते कोई ना कोई परिवार आकर उनसे मिलने आता। अब मैं वहाँ स्थायी इंचार्ज थी। एक सुबह मुझे एक और लिफाफा में लिखा था, मेरे पिता के कमरे की नई मेज पर रखना। अंदर एक छोटा सा नोट था, पापा अब मैं रोज किसी न किसी आपकी कहानी सुनाता हूँ। अब कोई बुजुर्ग अकेला नहीं मरता और कोई बेटा अपने पिता से नजर नहीं चुराता। मैंने वो लिफाफा शर्मा जी के पुराने कमरे में रखा और खिड़की से झाँक कर देखा। धूप उसी कोने में गिर रही थी जहाँ वो कभी बैठकर मुस्कुराते थे। मुझे लगा वो कहीं दूर से देख रहे हैं। मैं कह रहे हैं, धन्यवाद बिटिया। कभी अपने माता पिता को ओल्ड एज होम तक मत भेजना, बल्कि उनके दिल तक पहुंच जाना, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मंजिल बनेंगे। दोस्तों, कभी कभी अपने माँ बाप से नजरें मत चुराना, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ खाली कुर्सियाँ नहीं, बल्कि एक पूरा संसार पीछे छोड़ जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।